अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आप किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें और मेरी जो भी अपलोड्स होती हैं, जो भी ऑडियोज़ होती हैं, जो भी टेप्स होते हैं, इनको लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्कल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करेंगे तो इंश्योर कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये काशिफ अली साहब ने भेजी है और ये बताते हैं इनका जो बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ है वो रहीम यार ख़ान से है। और जब इन्होंने मैट्रिकुलेशन की थी तो उसके बाद इनके पास दो ऑप्शन थे कि ये वहाँ पे कहीं पे जॉब कर लें या फिर इनके पेरेंट्स चाहते थे कि अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो किसी बड़े शहर में किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लें और वहाँ पे अपनी तालीम को कंटिन्यू करें। काफ़ी सोच बचार के बाद, अपनी फैमिली में डिस्कशन करने के बाद इन्होंने यही डिसाइड किया कि मैं कराची चला जाता हूँ। इनके एक दूर के मामू थे जो कराची में रहा करते थे और उन्होंने कहा था कि तुम यहाँ पे आ जाओ, मेरी गली में ही बहुत सारे रूम्स अवेलेबल हैं और कोई भी एक रूम मैं तुम्हें दिलवा दूँगा, वहाँ पे आके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करो। अब क्योंकि इनके अपने जो मामू थे उनका अपना खुद घर, 2 कमरों का घर था जिसमें वो अपने 2 बच्चों के साथ रहा करते थे, तो ये पॉसिबल नहीं था कि ये वहाँ पे जाते या वहाँ पे तालीम हासिल कर सकते। इनके मामू ने जहाँ पे वो खुद रहा करते थे यानी कि गिजरी क्लिफ्टन के अंदर, वहीं पे ही इनको एक कमरा किराए पे दिलवा दिया था जो कि इनके मामू की लैन में मौजूद था। और अच्छी बात ये थी कि वो जो कमरा था वो फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद था। नीचे मालिक मकान, उनकी बीवी और एक बेटी रहा करते थे। ये जो कमरा था इसमें प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ था, पुराने स्ट्रक्चर का घर बना हुआ था, लेकिन क्योंकि ये अकेले थे और इनको अपनी स्टडीज़ करनी थी तो इनके लिए काफ़ी था और इसका जो किराया था वो ना होने के बराबर था। ये बताते हैं कि शुरू में जब मैं उस कमरे में गया या वहाँ पे रहने के लिए गया तो शुरू से ही मुझे बड़ी स्ट्रेंज वाइब्स आती थी। ऐसा लगता था कि मैं छत पे अकेला मौजूद नहीं हूँ, मेरे अलावा भी कोई छत पे मौजूद होता है। या ख़ास तौर पे जब रात में मेरी आँख खुलती तो अक्सर मुझे महसूस होता कि जिस कमरे के अंदर मैं मौजूद हूँ या जहाँ पे मैं लेटा हुआ हूँ या जहाँ पे मैं सो रहा हूँ, वहाँ पे कोई मूव कर रहा है, कोई चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे मौजूद है। अब क्योंकि मैं घर वालों के ऑलरेडी पैसे लगा रहा था, मैं पढ़ने के इरादे से आया था, तो अगर ये सब बातें अपनी फैमिली से, अपने मामू से ख़ास तौर पे करता तो वो नाराज़ होते। लिहाजा मैंने सब्र का दामन थामे रखा और ये जो छोटे छोटे वाक़यात थे इनको इग्नोर करना शुरू किया। इसी तरह तकरीबन 8 या 10 दिन गुजर गए और तकरीबन 10 दिन के बाद एक दफ़ा मैं अपने मामू के घर गया हुआ था और वहाँ से निकलते निकलते मुझे देर हो गई, यानी कि रात के 1 या 1:30 बज गए। अब क्योंकि गली में ही आना था तो डरने वाली कोई बात नहीं थी, लिहाजा मैं 1-1:30 बजे अपने मामू के घर से निकला और अपने कमरे की तरफ या जहाँ पे मैं रहा करता था उस तरफ मैंने बढ़ना शुरू किया। अब ये जो हमारे मालिक मकान थे ये आम तौर पे लेट नाइट तक जागा करते थे, तो मैंने ना कोई चाबी रखी हुई थी, ना मुझे कोई मसला था। जब भी मुझे जाना होता मैं जा सकता था, इनके घर में कोई ना कोई मौजूद हुआ करता था। इत्तेफाक से उस रात जब मैं अपने मामू के घर से निकला और मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था तो दूर से ही मुझे नज़र आने लगा कि जैसे ये जो मेरा मकान है या जहाँ पे मैं रहा करता हूँ यहाँ नीचे ताला लगा हुआ है। और ताला देख के मुझे यही गुमा हुआ कि शायद मालिक मकान, उनकी वाइफ और उनकी बेटी कहीं गए हुए हैं या किसी काम से बाहर निकले हुए हैं। क्योंकि आमतौर पे अक्सर ऐसा हुआ करता था कि ये तीनों माँ बाप बेटी किसी भी काम से सामान लेने बेकरी की तरफ चले जाया करते थे और आधे पौन घंटे में वापस आ जाते थे। ये बताते हैं कि मैं वहीं पे खड़ा हुआ था और मैं वेट कर रहा था कि कब ये लोग वापस आएँ, दरवाज़ा खोले तो मैं अंदर जा सकूं। इसी दौरानिए में मेरी नज़र छत की तरफ पड़ी और जब मैंने छत की तरफ देखा तो मैंने देखा कि मालिक मकान की बेटी, जो कि जवां साल बेटी थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही खुश अखलाक थी,
वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर खड़ी हुई है, और ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि मुझे देख के मुस्कुरा रही है और मुसलसल अपने बालों में कंघी कर रही है या कॉम कर रही है। अब मुझे उसके इस बिहेवियर पे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि आमतौर पे पिछले 10-12 दिनों में कभी भी उसने मुझे ऐसा गेस्चर नहीं दिया था, ना मुझे ज़्यादा लिफ्ट कराई थी, ना मुझसे बात की थी, बल्कि टोटली वो मुझे इग्नोर किया करती थी। मैं बड़ा हैरान था कि इनके घर में ताला लगा हुआ है, लेकिन इनकी बेटी छत पे फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी हुई है और वो मुझे देख के मुस्कुरा रही है। अब उसको देख के मेरे जहन में यही इम्प्रेशन आया कि हो सकता है कि मालिक मकान अपनी बीवी के साथ गए हुए हों और उस बेटी को अकेला छोड़ के गए हों। खैर, जब वो मुस्कुराने लगी तो मेरी हिम्मत बढ़ी और मैंने उससे कहा कि नीचे आके गेट खोल दो, मुझे ऊपर आना है। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने ये कहा तो एकदम से पीछे से मालिक मकान की आवाज़ आई, और जैसे ही पीछे से मालिक मकान की आवाज़ आई तो मैंने देखा कि वो गली के कोने से एंटर हुए हैं और उन्होंने मुझे देख लिया है। वो मुझे आवाज़ दे के मेरा नाम लेके पुकार रहे हैं। उनके साथ उनकी वाइफ भी मौजूद है, उनकी बेटी भी मौजूद है और वो खुद भी मौजूद हैं। यानी कि अभी कुछ देर पहले, कुछ सेकंड्स पहले इनकी बेटी फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी हुई थी, वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी, और अभी कुछ सेकंड्स के बाद ही पीछे से ये अपनी बेटी के साथ आ रहे हैं। ये बताते हैं कि ये देख के मेरे औसान खता हो गए। मेरी ऊपर की सांस ऊपर, मेरी नीचे की सांस नीचे रह गई। मेरी समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। अब जैसे जैसे उनकी रियल बेटी मेरे करीब बढ़ रही थी या मालिक मकान और उनकी वाइफ मेरे करीब आ रहे थे, वैसे वैसे मेरा खौफ बढ़ता चला जा रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इनकी रियल बेटी कौन सी है, वो जो ऊपर खड़ी हुई थी वो, या ये जो सामने से आ रही है वो। खैर, जैसे ही मालिक मकान करीब आए उनसे मैंने सलाम दुआ की और इस दौरानिए में मैं आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। ये बताते हैं कि उन्होंने दरवाज़ा खोला और सबसे पहले मुझे कहा कि ठीक है, आप ऊपर जाएं, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा वेट किया। अब मैं ऊपर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि अभी कुछ सेकंड्स पहले मैंने उनकी बेटी के रूप में किसी और मखलूक को छत पे या ऊपर खड़े हुए देखा था। लेकिन बहरहाल जब वो पीछे पीछे आने लगे तो मजबूरन मैं स्टेयर से होता हुआ ऊपर की तरफ आ गया। इस दौरानिए में मुझे जितनी भी आयत, जो भी दुआएं आती थी, मैं मुसलसल पढ़ता रहा, और एक एक कदम ऐसा लग रहा था मेरा कदम भारी है। मैं ऊपर चढ़ना चाह रहा था लेकिन मैं चढ़ नहीं पा रहा था। मेरे ऊपर शदीद खौफ तारी था और मेरे जो खौफ का आलम था वो बढ़ता चला जा रहा था। जैसे तैसे करके मैं छत पे एंटर हुआ, और जैसे ही मैं छत पे एंटर हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि जो कमरे के बराबर में एक पानी की टंकी बनी हुई है, उधर कोई खड़ा हुआ है या एकदम से पीछे हुआ है। ये बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। मैं शदीद खौफ के आलम में था। मैं कुछ बता नहीं पा रहा था, कुछ समझ नहीं पा रहा था, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अंदर जाऊं और जाके सो सकूं या लेट सकूं। मैं वापस पलटा। मैंने मालिक मकान से कहा कि मुझे मामू के घर जाना है, कोई काम याद आ गया है। खैर, उन्होंने कहा कि आप जल्दी आ जाइएगा, अब हम लोग सो जाएंगे। मैंने उनको कहा कि मैं बस जाता हूँ और थोड़ी देर में आता हूँ। ये कह के मैं अपने मामू के घर गया, और अपने मामू के घर जाके मैंने उनको सारा का सारा वाक़या बताया। ये बताते हैं कि मेरे मामू फिर मेरे साथ उस घर में या उस कमरे में आए, और वहाँ पे आके उन्होंने दम दुरूद किया, आयतें वगैरह पढ़ी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आराम से सो जाओ, इंशाल्लाह कोई भी मखलूक या इस तरह की चीज़ तुम्हें तंग नहीं करेगी। दम दुरूद करने के बाद, आयत वगैरह पढ़ने के बाद मेरे मामू चले गए, और रात के तकरीबन 3-3:15 बजे का टाइम था। मेरी आँख लग चुकी थी कि एकदम से मुझे महसूस होने लगा कि मेरे करीब आके कोई खड़ा हो गया है। ना सिर्फ खड़ा हो गया है बल्कि मेरे कान पे फूंके मार रहा है। ये बताते हैं कि जब मुझे बिल्कुल बाकायदा एहसास होने लगा कि कोई मेरे करीब खड़ा हुआ है, ना सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि मेरे कान पे फूंक मार रहा है, और उसकी ये सांसें लेने की भी आवाज़ मुझे आ रही है। मुझे सब पता चल रहा था कि कोई ना कोई मौजूद है, लेकिन मैं चाहने के बावजूद भी आँख नहीं खोल रहा था, क्योंकि मैं शदीद डरा हुआ था। मेरी हालत गैर हुई थी और मेरी समझ से बाहर था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। ये बताते हैं कि तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मुझे बाकायदा महसूस होता रहा कोई मेरे करीब खड़ा हुआ है, मुसलसल सांसें ले रहा है, उसकी सांसें लेने की आवाज़ आ रही है, और वो मेरे कान में बार बार फूंके मार रहा है। जो कुछ मुझे आता था, जो भी आयत आती थी, ख़ास तौर पे जो आयतुल कुर्सी थी, मैं उसका बार बार विर्द कर रहा था, दिली दिल में उसको पढ़ रहा था। और 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद मुझे महसूस होने लगा कि जो भी मखलूक इस कमरे में मौजूद थी या मेरे अलावा था, वो यहाँ से जा चुका है।
और जब मुझे यकीन दहानी हो गई कि अब यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है तो मैंने आंखें खोली। वाकई में उसके बाद वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। ये बताते हैं कि जैसे तैसे ये रात मैंने गुजारी और अगले दिन मामू को मैंने सारा का सारा वाक़या बताया तो अगेन मामू अपना लेक्चर देने लगे, मुझे समझाने लगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है, तुम आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करो, नमाज़ पढ़ा करो, हिसार किया करो। ये सारी बातें मुझे पता थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान था, मैं पाक साफ़ रहता था, इबादत का ख्याल रखता था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जो कुछ नज़र आ रहा था या जो कुछ मेरा सराउंडेड था या जो कुछ मुझे महसूस हो रहा था वो हकीकत पे मबनी था। खैर, इसी तरह मज़ीद कुछ दिन गुजरे और तकरीबन एक हफ़्ते तक खामोशी रही। अब मैंने मुसलसल घर के अंदर या उस कमरे में तिलावत करना शुरू कर दी थी। तिलावत के साथ साथ जो भी ऑडियोज़ वगैरह मेरे पास मौजूद थी, कुरानी की आयत मौजूद थी, उनको भी मैं मोबाइल पे प्ले कर दिया करता था। तो एक सुकून सा था जो मेरे अंदर मौजूद था और वो जो खौफ था वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो रहा था। ये बताते हैं कि ऐसी दौरानिए में एक दिन मालिक मकान मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग शादी के सिलसिले में या शादी के प्रोग्राम के सिलसिले में 1 या 2 दिन के लिए अपने भाई के घर जाएंगे, तो मैं आपको घर की चाबी दे रहा हूँ, ये चाबी आपके साथ रहेगी। जब आप कहीं जाएं तो ये चाबी आपने बराबर वालों को दे देनी है, क्योंकि अगर उस दौरानिए में हम लोग आएंगे तो हम बराबर वालों से चाबी ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, आप ऐसा कर लें, आप लोग चले जाएं और ये चाबी मुझे दे के चले जाएं। अगर इस दौरानिए में मुझे कहीं जाना होगा तो मैं चाबी जो है वो बराबर वालों को दे दूंगा और आप उनसे आके ले लीजिएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ थी और ऐसा ही हुआ कि वो शादी में चले गए और उन्होंने कहा था 1 दिन 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन बाद वापस आ जाएंगे। इसी दौरानिए में जो मेरे कॉलेज के कोलिग्स वगैरह थे उनको मैंने प्रोवोक करना शुरू किया या उनसे रिक्वेस्ट करना शुरू की कि अगर पॉसिबल हो तो इन 2-3 दिनों में मेरे पास पढ़ने के लिए आ जाए करो, क्योंकि जिस घर में या जिस कमरे में मैं रहता हूँ वहाँ पे मुझे खौफ महसूस होता है। तो मेरे रिक्वेस्ट करने पे जो मेरे 2-3 दोस्त थे वो यहाँ पे आ गए और उन्होंने यही कहा कि 2-3 दिन तक जब तक तुम अकेले हो हम तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें सपोर्ट करेंगे ताकि तुम्हें खौफ ना महसूस हो या तुम्हें डर ना लगे। खैर, मेरे जब दोस्त आ गए तो फिर एक हल्ला गुल्ला था, ये खौफ का आलम जो था वो ख़त्म हो चुका था। मैं बहुत खुश था, मैं मुतमईन था कि अब डरने की कोई बात नहीं है। मेरे 3-4 दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग देर रात तक वहाँ पे बातें करते रहते और 3-4 बजे तक सो जाते और सुबह 1 या 2 बजे उठते। इस तरह तकरीबन 2 दिन हमने गुजार लिए। जब 2 दिन गुजर चुके तो उसके बाद जब तीसरी रात थी, यानी कि उसके अगले दिन जब मालिक मकान को आ जाना था, तो रात के तकरीबन 3 या 4 बजे का टाइम था। मैं और मेरे 2 दोस्त सो चुके थे जबकि एक दोस्त जाग रहा था या मोबाइल यूज़ कर रहा था। खैर, एकदम से हमें उसकी चीखने की आवाज़ आई और जैसे ही उसके चीखने की आवाज़ आई तो अल्टीमेटली हम सब की आँख खुल गई और हम लोग उसकी तरफ लपके या उसकी तरफ भागे। जब हमने उसको फॉलो करना शुरू किया तो कमरे से बाहर निकल के हमने देखा कि वो जो बाहर का हिस्सा है यानी छत का हिस्सा है जहाँ पे पानी की टंकी बनी हुई है, वो इस पानी की टंकी के सामने खड़ा हुआ है और मुसलसल कपकपा रहा है और सर्दी लग रही है उसको। अब उसकी ये हालत देख के मुझे तो अंदाज़ा हो चुका था कि इसने भी किसी को देख लिया है, लेकिन मैं बाकी दोस्तों के सामने ये बात नहीं करना चाहता था। खैर, दिल ही दिल में मैंने आयतुल कुर्सी तीनों कुल पढ़ना शुरू किया आखिर के और उसके ऊपर दम करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी तबीयत बेहतर हुई या उसकी हालत नॉर्मल हुई और जब हम उसको कमरे में लेके आए तो वो कमरे में आने के बाद नॉर्मल हो गया। ये बताते हैं कि उस रात जब हम लोग सो गए तो हमने कोई डिस्कशन नहीं की और जब सुबह उठे तो उससे जब हमने पूछा कि रात में क्या हुआ था, वो कहने लगा कि मैं रात में मोबाइल यूज़ कर रहा था और मोबाइल यूज़ करते करते या अपनी फ्रेंड से बात करते करते मैं बाहर की तरफ आ गया और मैंने सोचा कि बाहर की तरफ टहलता रहता हूँ, अपनी दोस्त से बात करता रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं कमरे में रहूँगा तो प्राइवेसी भी नहीं होगी और तुम लोगों की नींद भी ख़राब होगी। खैर, जैसे ही मैं बाहर आया, बाहर आके मैं अपनी फ्रेंड से बात करने लगा तो मुझे मुसलसल महसूस हो रहा था कि जो पानी की टंकी है उस पानी की टंकी की बैक साइड पे या उसकी एक तरफ कोई खड़ा हुआ है, बार बार किसी का आंचल हवा में लहराता और पीछे हो जाता। अब मेरा जो फोकस था वो मुसलसल मोबाइल के ऊपर था या अपनी दोस्त से बात करने में था, लिहाजा मैं उधर गौर नहीं कर रहा था और मेरा ये ख्याल था कि हो सकता है कोई चादर हो जो हवा में लहरा रही हो और मुझे ऐसा लग रहा हो कि कोई लड़की या कोई औरत खड़ी हुई है।
खैर मुसलसल मैं अपनी फ्रेंड से बात करता रहा और मुझे बाकायदा इंटीमेशन हो रही थी जैसे कोई टंकी की बैक साइड पे या जो साइड में जगह है उधर खड़ा हुआ है। ये बताते हैं कि अपनी फ्रेंड से बात करते करते एकदम से जब इनका दोस्त आगे बढ़ा यानी टंकी के बिल्कुल एग्जैक्टली सामने आया तो उसने देखा कि वही लड़की जिससे ये फ़ोन पे बात कर रहा है या वही फ्रेंड जिससे अभी मुखातिब है वो इसके सामने उस टंकी के बराबर में उस रास्ते में खड़ी हुई है। और जैसे ही उसने इस लड़की को देखा तो एकदम से उसने चीख मारी या ये चीखने लगा। हालांकि ये उस लड़की से फ़ोन पे बात कर रहा था, वो किसी दूसरे एरिया में मौजूद थी, ये इस एरिया में मौजूद था। लेकिन जब उसने इस लड़की को अपने सामने देखा तो उसको यकीन नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ये मंज़र ना बर्दाश्त करने की वजह से एकदम से वो चीखने लगा या इनको पुकारने लगा। उसके बाद ये लोग आ गए थे और फिर ये इसको कमरे में लेके चले गए थे। ये बताते हैं कि जैसे तैसे जब हमने उससे वाक़या सुना तो उसके बाद सीधी सी बात ये कि मेरी भी हिम्मत जवाब दे चुकी थी और मुझे लग रहा था कि अब मेरा यहाँ पे रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। लिहाजा मैंने फ़ौरन से अपने मामू को कांटेक्ट किया, उनसे रब्ता किया, उनके पास विज़िट किया और जो इलाक़ाई एक मस्जिद थी उसके इमाम साहब से भी रब्ता किया। मेरे मामू तो मुझे वही मशवरे दे रहे थे कि तुम्हारा वहम है, तुम लोग ज़्यादा सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि वो जो मस्जिद के इमाम साहब थे वो कह रहे थे कि जो घर है जहाँ पे आप रहा करते हैं इस घर में आपसे पहले भी एक फैमिली आके जा चुकी है। उनकी भी यही शिकायत थी कि अक्सर उनको छत पे एक लड़की नज़र आती है जो अक्सर कॉम कर रही होती है या टहल रही होती है या तैयार होके और अपने बाल खोल के वहाँ पे छत की तरफ खड़ी हुई होती है। वो लोग भी यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक रहे थे और 1 से 1.5 महीने रहने के बाद उन्होंने भी अल्टीमेटली इस जगह को खाली कर दिया था। अब जब इमाम साहब ने ये बात की तो मैंने उनसे कहा कि देखें मेरे पास तो पैसों का भी मसला है, मैं ऑलरेडी इनको 2 महीने की पेमेंट कर चुका हूँ, एडवांस अलग दिया हुआ है, अब मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं इनसे पैसे कैसे वापस लूँ। तो जो इमाम साहब थे वो कहने लगे कि मैं इनको भी समझाऊँगा, मैं आपको भी समझा रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी मखलूक ऊपर रहा करती है या कोई ऐसा मसला है तो इनको भी चाहिए कि ये जो घर है या ये जो हिस्सा है इसको किराए पे ना दें, क्योंकि अखलाकी तौर पे भी और इस्लामी तौर पे भी ये जो तरीका है ये बहुत गलत है। खैर तब तक मैं आपको कुछ आयत बता रहा हूँ। ये आयतें आपने रोज़ाना पढ़नी है, ख़ास तौर पे जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत हैं ये रोज़ाना आपको सुबह और शाम पढ़नी है। अपने घर में मंजिल जो होती है उसको प्ले करना है और कोशिश करनी है कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, ख़ास तौर पे फजर की जो नमाज़ है वो जमात के साथ पढ़ें या घर में कम अज़ कम अदा करें। और जब आप फजर की नमाज़ पढ़ लें तो उसके बाद वहाँ पे खड़े होकर आप सबसे कहें कि जो भी मखलूक़ात यहाँ पे मौजूद हैं मैं उनको तंग नहीं करना चाहता, लिहाजा वो भी मुझे ना तंग करें ना मुझे नज़र आएँ। ये बताते हैं कि जो कुछ था, जो कुछ ये कह रहे थे, ये करना बज़ाहिर आसान लग रहा है लेकिन उसका करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपको ऐसी मखलूक़ात से मुखातिब होना था जिनसे ना आपने कभी बात की थी, न जिनके बारे में आप जानते थे, न जिनके बारे में आपको कोई इल्म था। खैर मैं उस टीन एज के अंदर था, मेरा खून बहुत गर्म था और मेरे अंदर जज्बा भी बहुत सारा था। लिहाजा इमाम साहब के मोटिवेट करने के बाद मैंने वैसा ही करना शुरू किया जैसा वो कहा करते थे। और वैसा करने के बाद वाकई में बहुत फ़र्क पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो लड़की या वो जो औरत थी जो मुझे नज़र आया करती थी वो नज़र आना बंद हो गई। और मैंने उस घर के अंदर या उस मकान के अंदर तकरीबन 6 से 7 महीने गुजारे। मुसलसल मैंने नमाज की पाबंदी की, रोज़ाना वहाँ पे अजान दिया करता था, सूरह बकरा की आखिरी आयत की तिलावत किया करता था। और आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे ऐसा लगने लगा कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको मेरी आदत हो चुकी है और मुझे शायद उनकी आदत हो चुकी है। ये बताते हैं कि 6 महीने बाद इत्तफाक से ये जो मालिक मकान थे इन्होंने ही मुझे ऑफ़र किया कि अगर आप इस घर को खाली करना चाहते हैं तो कर दें, क्योंकि हमारे कुछ अजीज़ हैं जो दूसरे शहर से यहाँ पे आने वाले हैं, वो लोग 2 से 3 महीने तक यहाँ पे गुजारेंगे। इससे बेहतर मौका मुझे नहीं मिल सकता था, लिहाजा मैंने फ़ौरन से वो मौका अवेल किया और जो भी लेन देन था वो क्लियर किया और उसके बाद उसी गली में एक और कमरा किराए पे ले लिया। मैं वहाँ पे उस गली में सालों तक रहा और मैंने मुतादिद बार उस पुराने वाले घर में या उस पुराने वाले कमरे में बहुत सारी फैमिलीज़ को आते हुए और जाते हुए देखा। और सबको वो जो मखलूक़ात थी वो तंग किया करती थी जैसे कि उन्होंने मुझे तंग किया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे कुछ अरसे तक नज़र आईं या उन्होंने तंग किया, उसके बाद से उन मखलूक़ात ने मुझे तंग करना छोड़ दिया था।
तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ लाजमी करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे, हम सब के लिए आसानी हो। अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।